सर आज आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान दे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आयोटा के बारे में डिस्कस कर रखा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं या दिए गए इस आइकन बटन से भी देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? आइए जरा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हम लोग का आज नया टॉपिक क्या है। तो बच्चों जरा ध्यान दें, हम लोग का नया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जरा ध्यान दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, यानी समृद्ध संख्या। तो समृद्ध संख्या जो होता है बच्चों वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहले वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पहले वाले पार्ट को बोलते हैं क्या? वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट। और दूसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं बच्चों? काल्पनिक भाग। क्लियर है ना? तो ध्यान रखेंगे इसका कि ये रियल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसका ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है ना? आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं और समृद्ध संख्या को डिटेल में जरा देखते हैं कि समृद्ध संख्या एक्चुअली होता क्या है। आइए जरा समझते हैं। जरा ध्यान दें बच्चों कि समृद्ध संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जरा ध्यान दें बच्चों कि अगर कोई नंबर a प्लस आई बी, क्लियर है बच्चों, a प्लस आई बी के फॉर्म का है, तो जहां ए और बी जो है, क्लियर है बच्चों, ये हमारे रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। यानी कहने का मतलब ये है वास्तविक संख्या होना चाहिए। ए और बी अगर वास्तविक संख्या है, और जरा ध्यान दे बच्चों कोई नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म का है, तो वो सारे नंबर जो ए प्लस आई बी के फॉर्म के होंगे वो क्या होंगे बच्चे? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ध्यान देने की जरूरत क्या है बच्चों? ये मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ए और बी हमारे रियल होने चाहिए। क्लियर है बच्चों? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस आयोटा के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको पहले आप देख लें, तब जाके ये वीडियो देखें, और जिन्होंने देख रखा है उनको तो अच्छे से समझ में आएगा। जरा ध्यान दे बच्चों, आयोटा के बारे में हमने बताया था, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? -1। क्लियर है बच्चों? आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? -1। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि उन सभी नंबर को, अब एक चीज और जरा ध्यान दे बच्चों कि अगर जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको बेसिकली हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। यानी जेड इज इक्वल टू अगर ए प्लस आयोटा बी है, क्लियर है, तो ये ऐसे जितने भी नंबर होंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखा जाए, अगर एग्जाम्पल देख लिया जाए बच्चों, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। क्लियर है बच्चों? ये कोई मैटर नहीं करता है बच्चों कि अगर ऐसा लिखा है कि 2 + 3 आयोटा और ये जो होता है वो 2 प्लस कोई लिख दिया आयोटा 3, तो दोनों की वैल्यू सेम है बच्चों। ये आयोटा ये मैटर नहीं करता है उसको लेफ्ट में लिखा गया कि राइट में लिखा गया, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। ऐसा नहीं कि आयोटा हमने पहले लिख दिया, आयोटा को बाद में लिखा गया तो वो डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर है? इसका ध्यान रखेंगे आप। तो ये z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा लिखा है बच्चों, तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है बच्चों? सेकंड देख लीजिए, सेकंड ये मान लेते हैं z इज इक्वल टू केवल आयोटा हो गया बच्चों। क्लियर है? केवल आयोटा हो गया, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? तो बोलेंगे बिल्कुल है सर। क्यों? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 0 + आयोटा। क्लियर है बच्चों? 0 + आयोटा। और यहाँ देखिए ये a की वैल्यू हमारी 0 है और b की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है बच्चों। इसमें दो पार्ट्स होते हैं। क्लियर है? दो पार्ट। ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। क्लियर है बच्चों? रियल पार्ट ऑफ जेड यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वास्तविक भाग है। क्या बोलते हैं? वास्तविक भाग। यानी रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है बच्चों? a है। और ये जो होता है b को बोलते हैं बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी काल्पनिक भाग किसका? इस समृद्ध संख्या का। क्लियर है ना? तो ध्यान रखेंगे बच्चों ये वाला डाटा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, उसमें पूछा जाए कि रियल पार्ट बताएं आप, तो रियल पार्ट में आयोटा वाला टर्म्स नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो उस सिचुएशन में ये डाटा कितना हो जाएगा? a। और जो इमेजिनरी पार्ट होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूछ दिया जाए तो जो b के साथ, सॉरी i के साथ वाला होगा वो हमारा क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। जैसे एक सवाल देखें बच्चों, जरा ध्यान दें कि अगर z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा है। क्लियर है बच्चों? z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा है, तो इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाए कि जरा बताएं कि रियल पार्ट क्या होगा और क्या रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमारा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर इसमें जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होगा? तो आप बता सकते हैं सर ये 3 होगा। क्लियर है बच्चों? और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा? तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। क्लियर है? तो ध्यान देंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a + ib के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर a एंड b क्या होना चाहिए बच्चों? रियल नंबर होना चाहिए। क्लियर है ना? आयोटा का मतलब हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, इसका वैल्यू होता है -1। तो
और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं बेसिकली, और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सब एग्जांपल हो गया, क्लियर है ना। और ध्यान दें ये आई आगे हो या पीछे हो ऐसा कोई मैटर नहीं करता है, ऐसा नहीं कि 3 के पहले हो गया और यहाँ 3 के बाद है तो ये दोनों डाटा डिफरेंट हो जाएगा, नहीं बच्चों ये दोनों डाटा क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है ना। ये मल्टीप्लीकेशन में है, और इसमें अगर रियल पार्ट की बात करें तो ये ए होगा और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो बी। सिमिलरली इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन हो गया। जरा ध्यान दे बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर z इज इक्वल टू अगर आयोटा लिखा हुआ है, क्लियर है बच्चों, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अगर दिखाना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, क्लियर है बच्चों। तो कंपेयर, अगर इसको इससे कंपेयर कर ले बच्चों, क्लियर है। कंपेयर करने के बाद यहाँ से अगर रियल पार्ट ऑफ आपसे जेड पूछा जाए तो रियल पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू बच्चों 0 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड की वैल्यू पूछा जाए तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्लियर है ना, क्योंकि आई का मल्टीपल कितना है, 1 है, क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि शुद्ध वास्तविक तथा शुद्ध काल्पनिक समृद्ध संख्याएं क्या होती है, क्लियर है। यानी प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जरा ध्यान दे बच्चों, कहा गया क्या फर्स्ट में कि समृद्ध संख्या शुद्ध वास्तविक होगा, क्लियर है ना, यानी प्योरली रियल होगा कब, यदि उसका काल्पनिक भाग शून्य हो जाए, यानी इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाए बच्चों, 0। यानी कहने का मतलब ये है कि जरा ध्यान दे बच्चों कि अगर मान लेते हैं हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर हमको इसको प्योरली रियल बनाना है यानी इमेजिनरी ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है, यानी कहने का मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इतना होना चाहिए बच्चों 0। जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो बच्चों क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू a, और ये है क्या, तो बोलेंगे प्योरली रियल नंबर है, क्लियर है ना। तो ध्यान देने की जरूरत क्या है कि अगर कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास है तो अगर उसको बताना है कि वो अगर कब हमारा प्योरली रियल होगा, तो बच्चों ध्यान दें हमेशा कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, प्योरली रियल यानी शुद्ध वास्तविक होगा, क्लियर है बच्चों। उसी तरीके से सेकंड देखिए, जरा ध्यान दें। सेकंड क्या है कि समृद्ध संख्या शुद्ध काल्पनिक होगा यदि उसका क्या बच्चों, वास्तविक भाग क्या हो, शून्य हो, यानी रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या हो, शून्य हो। यानी कहने का मतलब ये है अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा हो गया, क्लियर है बच्चों। इसको शुद्ध वास्तविक बनाना, सॉरी शुद्ध काल्पनिक बनाना है तो जो इस बार रियल पार्ट ऑफ जेड होगा, यानी कहने का मतलब है कि रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब कितना है, 2 की वैल्यू को हम लोग क्या कर दे, 0 कर दे। रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 आयोटा। ये जो है बच्चों ये क्या है, तो बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी है, क्लियर बच्चों, क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो ध्यान देने की जरूरत क्या है बच्चों, इसमें सीधा सा लॉजिक है कि अगर हमको प्योरली रियल बनाना है तो उस सिचुएशन में ध्यान देंगे बच्चों कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा। क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमको प्योरली इमेजिनरी बनाना है तो उस सिचुएशन में बच्चों रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, 0 होगा। बस छोटा सा फंडा है, क्लियर है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आइए बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि समृद्ध संख्याओं के बीजीय गुणधर्म यानी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जरा देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए बच्चों। इसको हम लोग थ्योरम के थ्रू देखेंगे। जरा ध्यान दीजिए, थ्योरम का मतलब प्रमेय। पहला प्रमेय क्या है कि यदि a प्लस आयोटा b, क्लियर है बच्चों, a प्लस आयोटा b की वैल्यू 0 है, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो कहा जा रहा है कि रियल पार्ट भी 0 के बराबर हो गया, यानी a की वैल्यू 0 होगी तथा b की वैल्यू 0 यानी इमेजिनरी पार्ट की भी वैल्यू 0 के बराबर होती है, क्लियर है बच्चों। आइए इसका प्रूफ देख लेते हैं, जरा ध्यान दें आप। देखिएगा बच्चों प्रूफ क्या है। पहले जो दिया है a प्लस आयोटा b की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है, क्लियर है बच्चों। a प्लस आयोटा b की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जरा ध्यान दे। इसको मैं लिख सकता हूं कितना, a इज इक्वल टू माइनस आयोटा b, क्लियर है बच्चों, a इज इक्वल टू माइनस आयोटा b। अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्लियर है बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर दे बच्चों, वर्ग कर दिया जाए, क्लियर है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मिलेगा बच्चों a स्क्वायर और ये मिलेगा आयोटा b का बच्चों कितना, होल स्क्वायर। थोड़ा सा याद दिला दूं बच्चों की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, -1। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है, क्लियर है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से मिलेगा a स्क्वायर, सॉरी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1 होता है। तो ये कितना मिल जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा b स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। इनको सॉल्व करा जाए तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों
कि ए और बी, जरा ध्यान देगा, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ करता था तो ए और बी क्या हुआ करता था बच्चों, ए और बी हमारा कहाँ बिलोंग करता था, रियल नंबर में, यानी ए और बी हमारे रियल नंबर हुआ करते थे। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि दो रियल नंबर का, क्लियर है ना, दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 के बराबर, इसका मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब ये है कि दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग, क्लियर है बच्चों, वर्गों का योग अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा 0 के बराबर होगा और ये भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिनका स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। केवल और केवल एक ही नंबर है, वो क्या है हमारे पास बच्चों, 0 है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, और बी की वैल्यू भी क्या होगी, 0। क्लियर है ना, ये प्रूफ हो गया। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता रहा हूँ, ध्यान दे बच्चों कि थ्योरम हम लोग का क्या है कि यदि a प्लस आयोटा b की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि a बराबर भी 0 होगा और b बराबर भी 0 होता है। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी इसका प्रूफ जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0 है बच्चों। तो इसको हमने b को उधर ट्रांसफर कर दिया तो आयोटा b को उधर ट्रांसफर कर दिया तो a इज इक्वल टू माइनस आयोटा b हो गया। अब क्या किया हमने, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा आयोटा b का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दे बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ा रखा है इससे पहले वीडियो में, कितना होता है, -1 होता है, तो ये जाएगा माइनस, अब बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर कर दिया बच्चों तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दे, a और b हमारा दोनों रियल नंबर है, तो दो रियल नंबर के स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब दोनों रियल नंबर हमारे क्या हो, 0। क्लियर है ना, दोनों रियल नंबर क्या हो, 0। इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू बी 0 होगा और b इज इक्वल टू बी क्या होगा, 0। क्लियर है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट थ्योरम। आइए बच्चों थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। देखिए थ्योरम नंबर 2 क्या है, कहा जा रहा है कि यदि a प्लस आयोटा b की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, c प्लस आयोटा d के है, तो इस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि a इज इक्वल टू सी तथा b इज इक्वल टू क्या बच्चों, d होता है। क्लियर है, ये प्रूफ करके दिखाना। आइए जरा ध्यान देते हैं इसका प्रूफ में क्या होगा, तो a प्लस आयोटा b जो दिया उसको लिख लीजिए c प्लस आयोटा d। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए कि इनको इधर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस आयोटा b। क्लियर है बच्चों। अब बीच में हो जाएगा सिंबल माइनस और ये होता है c प्लस आयोटा d इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग बच्चों अगर सब्ट्रैक्शन में हो या एडिशन के फॉर्म में हो तो रियल पार्ट को एक तरफ करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ, तो इनको एक साथ कर लीजिए कि a भी हमारा रियल है और c भी क्या है बच्चों, रियल है, तो रियल पार्ट को एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, c, तो a माइनस क्या मिलेगा, c मिलेगा। क्लियर है। और फिर उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं क्या, प्लस आयोटा को बाहर कर दिया और b और ये d दोनों ही इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या मिलेगा, b माइनस कितना बच्चों, d इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमने रियल पार्ट को एक तरफ लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ लिख दिया, तो ये ओवरऑल भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया क्योंकि a b रियल है, b भी रियल है, c भी रियल है और d भी क्या है, रियल है। इन्फॉर्मेशन देखिए बच्चों क्या है कि a b c और d सारे के सारे क्या है, हमारे रियल नंबर है। क्लियर है बच्चों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो ये भी रियल होगा और ये भी रियल, ये भी रियल और ये भी क्या होगा, रियल होगा। अब जरा ध्यान दे कि ये हमारे पास ओवरऑल क्या हो गया, ये एक रियल नंबर हो गया और प्लस आयोटा इंटू एक रियल नंबर हो गया, तो एक ओवरऑल क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब जरा ध्यान दे बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई है, अगर उसका डाटा 0 के बराबर है, थ्योरम नंबर फर्स्ट अप्लाई हो जाएंगे। नहीं, कहने का मतलब ये था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अगर 0 के बराबर है तो रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होता है बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रमेय फर्स्ट से क्या हो जाएगा बच्चों, प्रमेय नंबर फर्स्ट से क्या होगा, जरा ध्यान दे, प्रमेय नंबर फर्स्ट क्या होगा, रियल पार्ट 0 के बराबर यानी a माइनस सी बराबर 0 और एक डाटा और निकल के आएगा क्या बच्चों कि b माइनस डी बराबर क्या, 0। तो यहां से क्या मिल गया बच्चों कि a की वैल्यू c के बराबर मिल गई। क्लियर है। और दूसरा पार्ट मिल गया कि b इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया बच्चों, d के बराबर हो गया। जो हमको प्रूफ करना था ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। क्लियर है। तो ध्यान देंगे आप, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं बच्चों। हमसे कहा गया कि यदि a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो उसका रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के क्या होगा, बराबर होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रूफ क्या है, दोनों को बराबर कर दिया। अब इसको इस साइड किया तो करने पे ये बीच में नेगेटिव आ जाएगा, रियल पार्ट को एक तरफ करिए, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ किया। एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 के बराबर, इसका मतलब क्या है, इसका रियल पार्ट भी 0 के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 के बराबर होगा, थ्योरम नंबर फर्स्ट से। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दिए, यहाँ पे a इज इक्वल टू सी निकल गया और b इज इक्वल टू डी, यानी रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो गया। क्लियर है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए बच्चों जरा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जरा ध्यान दें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कहा जा रहा है कि दो समृद्ध संख्याओं का योगफल यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जरा ध्यान दें बच्चों कि अगर मान लेते हैं कि हमने माना
कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला जो है बच्चों Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है बच्चों, क्लियर है। और दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी है बच्चों, क्लियर है। अब जरा ध्यान दें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमको देखना है, यानी Z1 प्लस Z2 की वैल्यू अगर हम लोग देखें बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम क्या होगा जरा ध्यान दें। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, Z1 की वैल्यू कितनी है ए प्लस आयोटा बी, क्लियर है बच्चों, बीच में सिंबल प्लस का। और Z2 की वैल्यू कितनी है बच्चों सी प्लस आयोटा डी है। अब जरा ध्यान दें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का मतलब क्या है कि इनके रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये a प्लस सी हो जाएगा बच्चों, प्लस आयोटा कॉमन कर दिया, और ये हो जाएगा b प्लस क्या d। तो ये जो डाटा निकल के आया वो क्या हो गया हमारा, वो Z1 प्लस Z2 यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया बच्चों सम। अब जरा ध्यान दें बच्चों कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी क्या होता है, तो हम कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्लियर है बच्चों। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जरा ध्यान दें बच्चों कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, क्लियर है बच्चों। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 आयोटा, क्लियर है बच्चों। तो इस सिचुएशन में आप जरा बताएंगे कि Z1 प्लस Z2 का डाटा कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग Z1 को लिखते हैं, Z1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 आयोटा, और बीच में सिंबल प्लस, फिर 5 प्लस 9 आयोटा, क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दे बच्चों कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ तो 2 और 5 कितना आ जाएगा बच्चों 7, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ तो 9 और फिर 3 कितना आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 12 आयोटा, क्लियर है। तो ये जो डाटा निकल गया वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया बच्चों सम। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जरा ध्यान दे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 कि हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा है, क्लियर। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा हो गया बच्चों। Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या होगी, तो पहले 5 प्लस 2 आयोटा लिखेंगे, क्लियर है ना, 5 प्लस 2 आयोटा, और फिर बीच में सिंबल लगाएंगे प्लस का, फिर 3 माइनस 5 आयोटा, क्लियर है बच्चों। इनको सॉल्व करा तो इनको सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट के साथ तो मिलेगा 8, और बीच में सिंबल लगाएंगे प्लस का। अब जरा ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2 और इधर -5, तो कितना मिलेगा -3 आयोटा, क्लियर है। ये जो डाटा निकल के आया वो Z1 प्लस Z2 का क्या है सम है, क्लियर है। एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप कि मान लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू आयोटा है और Z2 इज इक्वल टू अगर 2 है, क्लियर है बच्चों। तो आपसे पूछा गया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, Z2 इज इक्वल टू 2 है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या कि नहीं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको 0 इंटू आयोटा लिखा सकता है। तो हमसे पूछा गया जरा हम बताएं जनाब कि Z1 प्लस Z2 की डाटा कितना होगा। तो Z1 की वैल्यू इसको लिख सकते हैं कितना, ये आयोटा है बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा। इसका मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा, और बीच में सिंबल प्लस का 2 प्लस आयोटा, सॉरी आयोटा इंटू 0। अब सॉल्व करिए तो इनको ऐड करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा 2, और इनको ऐड करा जाए तो कितना मिलेगा आयोटा, यानी कितना आंसर आ गया 2 प्लस आयोटा, क्लियर है बच्चों। आइए बच्चों जरा देखते हैं कि समृद्ध संख्या का योग नियम किन किन नियमों का पालन करता है, जरा ध्यान दे बच्चों। आइए जरा देखते हैं, कहा गया कि समृद्ध संख्या की योग क्रिया निम्न नियमों का पालन करती है, क्लियर है बच्चों, जरा ध्यान दे। इसमें पहला नियम है संवरक नियम, इसको बोलते हैं बच्चों क्लोजर लॉ। दूसरा नियम जो है वो क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा जो है बच्चों साहचर्य नियम है, कहने का मतलब ये है कि एसोसिएटिव लॉ। और चौथा नियम देखिए बच्चों योगात्मक तत्समक की विद्यमानता, और पांचवा नियम है कि योगात्मक प्रतिलोम की विद्यमानता यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। जरा ध्यान दें बच्चों, बारी बारी से इन पांचों नियमों को जरा देखते हैं। जरा ध्यान दें, कहा गया है कि संवरक नियम क्या होता है बच्चों कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनका सम भी क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। जरा ध्यान देते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, क्लियर है बच्चों। और Z2 इज इक्वल टू हमारे पास दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, तो Z1 प्लस Z2, क्लियर है बच्चों, कितना होगा, तो कहेंगे सर a प्लस c, क्योंकि रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो ये जरा ध्यान दें, ये भी हमारा क्या है बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्लियर है बच्चों, ये भी क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संवरक नियम होता है, संवरक नियम में होता क्या है कि दो या दो से अधिक अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसा फॉलो होता है तो हम बोलेंगे कि जो एडिशन, तो बच्चों जो एडिशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे संवरक नियम का पालन करता है, क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्या है कि क्रम विनिमय का नियम क्या है, जरा ध्यान दे बच्चों कि Z1 अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है
क्या है Z1 की वैल्यू बच्चों, Z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b है, क्लियर है। और Z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d है बच्चों। तो अगर आप चाहें तो Z1 प्लस Z2 फाइंड करें तो कितना मिलेगा बच्चों, a प्लस c प्लस आयोटा कितना b प्लस d मिलेगा, क्लियर है बच्चों। और आप चाहें तो Z2 प्लस अगर Z1 चेक करें तो उस सिचुएशन में a प्लस c भी मिलेगा और प्लस आयोटा b प्लस कितना मिलेगा बच्चों, d मिलेगा। अब जरा ध्यान दें, दोनों का डाटा सेम, इसका मतलब क्या है, Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी बच्चों, तो वो होगी Z2 प्लस Z1 के। कहने का मतलब यह है कि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम अगर किया जाए तो उस सिचुएशन में वो क्रम विनिमय नियम का क्या होता है, पालन करता है। थर्ड नंबर देखिए बच्चों, जरा ध्यान दिएगा, हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z1 भी है, दूसरा Z2 है और तीसरा क्या है बच्चों, Z3 है। तो आप इसको देखेंगे कि Z1 प्लस Z2, क्लियर है बच्चों, अब प्लस कितना Z3, ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस कितना बच्चों, Z3 के। तो ये जो डाटा निकल के आया है वो डाटा क्या है, ये फॉलो ये करता है कि ये साहचर्य नियम का पालन करता है, क्लियर है बच्चों। आप एग्जांपल के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जांपल ले ले जिनमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ेंगे और इस तरीके से अगर ऐड करके देखेंगे तो इनकी इक्वल होगा, क्लियर है बच्चों। आइए जरा देखते हैं कि फोर्थ क्या है बच्चों, जरा ध्यान दे, फोर्थ में हम लोग का ये है कि योगात्मक तत्समक की विद्यमानता। जरा ध्यान दे बच्चों कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, क्लियर है बच्चों, इसकी आइडेंटिटी यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी बरकरार रहे तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है बच्चों जिनको, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और हमको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढना है जिनको ऐड करने पे फिर से ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, 0 प्लस आयोटा 0, यानी कहने का मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोग 0 को ऐड करें तो फिर से क्या मिल जाएगा बच्चों, 0 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस सिचुएशन में अगर हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो कितना होगा बच्चों, 0 होगा, क्या होगा, 0, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते, जरा ध्यान दे, फिफ्थ हम लोग का है योगात्मक प्रतिलोम की विद्यमानता यानी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या होता है, जरा ध्यान दे बच्चों, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जिसमें डाटा a प्लस आयोटा b है, अब जरा ध्यान दे कि इसका इनवर्स क्या होगा एडिशन के केस में। जरा ध्यान दे बच्चों, अगर हमारे पास कोई अगर कोई नंबर है हमारे पास 5 तो एडिशन के केस में इसका जो अगर इनवर्स पूछा जाए तो कितना होगा, तो आपको होगा सर -5 होगा, क्लियर है बच्चों, जो हमको कहाँ भेजेगा, 0, क्लियर है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों, 0, और ये हमारे पास नंबर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस सिचुएशन बताए कि एडिटिव इनवर्स कितना होगा, एडिटिव इनवर्स 5 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो बोलेंगे -5, जो कहाँ भेज रहा है बच्चों, 0 पे। सिमिलरली इस तरीके से ये हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब जरा ध्यान दे कि इसमें इसको हमको कहाँ भेजना है, आइडेंटिटी भी भेजना है। आइडेंटिटी हमारा क्या है, आइडेंटिटी यही है, 0 है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे माइनस लगा दे बच्चों तो ये हो जाएगा -a प्लस आयोटा b हो जाएगा, क्लियर है। अब जरा ध्यान दे कि z प्लस अगर हम लोग माइनस z कर दे, z प्लस माइनस z कर दे तो उस सिचुएशन में डाटा कितना होगा बच्चों, तो a प्लस आयोटा b, अब बीच में सिंबल है प्लस का और ये कितना हो जाएगा माइनस, क्लियर है, -a प्लस आयोटा b। जब इनको सॉल्व करिएगा तो कितना मिल गया बच्चों, 0। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमको एडिटिव इनवर्स चाहिए तो कुछ नहीं करना है बच्चों, उसके आगे क्या लगाना है, कौन सा सिंबल लगाना है, नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे। तो जो नेगेटिव का सिंबल लग जाएगा तो उस सिचुएशन में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो हमारा एडिटिव इनवर्स का काम करेगा, क्लियर है, एडिटिव इनवर्स का काम करेगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स चाहिए तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, नेगेटिव लगा देंगे, क्लियर है ना। और इस सिचुएशन में जरा ध्यान दे, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस सिचुएशन में एडिटिव आइडेंटिटी का काम कौन करता है बच्चों, तो बोलेंगे 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, क्लियर है। इनको ऐड करने पे फिर से क्या मिल गया, Z, इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी बरकरार है। तो ये हमारे क्या थे, 5 नियम थे जो क्या है कि योग क्रिया का क्या करते हैं, पालन करते हैं, क्लियर है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट, आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, जरा ध्यान दे कि दो समृद्ध संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जरा ध्यान दे बच्चों। आइए जरा देखते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बच्चों, और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इज इक्वल टू ले लेते हैं बच्चों c प्लस आयोटा d, क्लियर है बच्चों, c प्लस आयोटा d। हमको फाइंड क्या करना है कि Z1 माइनस Z2 क्या होगा, क्लियर है बच्चों, Z1 माइनस Z2 क्या होगा। तो इस सिचुएशन में a प्लस आयोटा b,
क्लियर है, माइनस का सिंबल लगाएंगे और Z2 की वैल्यू C प्लस आयोटा D है बच्चों। क्लियर है। अब जरा ध्यान देंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस C। क्लियर है बच्चों, ये नेगेटिव हो जाएगा, बीच में सिंबल लगाएंगे प्लस का, आयोटा B माइनस कितना बच्चों D, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब जरा ध्यान दें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस भी क्या आ गया बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। क्या आ गया बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। जरा ध्यान दे, इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 2 है और Z2 इज इक्वल टू अगर हमारे पास 3 प्लस आयोटा 5 है बच्चों, तो Z1 माइनस Z2 का डाटा कितना होगा, तो इसको लिखेंगे 3 प्लस आयोटा 2, 3 प्लस आयोटा 2 और फिर बीच में सिंबल माइनस 3 प्लस आयोटा 5। अब जरा ध्यान दे बच्चों, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, बीच में सिंबल लगाएंगे प्लस का। अब जरा ध्यान दीजिए कि 2 माइनस 5 तो बच्चों कितना मिलेगा, -3 आयोटा। क्लियर है बच्चों, -3 आयोटा, ओवरऑल कितना मिला, -3 आयोटा। ये भी एक बच्चों क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर है ना। आइए जरा देखते हैं एग्जांपल नंबर, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 कि Z1 इज इक्वल टू अगर 0 प्लस आयोटा है और Z2 इज इक्वल टू अगर हमारे पास 3 प्लस 5 आयोटा है बच्चों, तो Z1 माइनस Z2 कितना होगा। जरा ध्यान दे बच्चों कि 0 प्लस आयोटा और बीच में सिंबल -3 प्लस 5 आयोटा। क्लियर है बच्चों, 3 प्लस 5 आयोटा। तो इस सिचुएशन में इनको सब्ट्रैक्ट करा तो -3 आ गया बच्चों, बीच में सिंबल है प्लस का, ये हो गया 1 और ये हो गया कितना, -5, तो कितना मिल जाएगा बच्चों, -4 आयोटा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 3। जरा ध्यान दें कि Z1 इज इक्वल टू अगर हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा है। क्लियर है बच्चों, और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा है बच्चों, तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5 प्लस 3 आयोटा। क्लियर है, और बीच में सिंबल माइनस का 3 प्लस 2 आयोटा। अब जरा ध्यान दें, इनको सॉल्व करें तो 5 माइनस 3 कितना मिलेगा बच्चों, तो 2 मिलेगा, बीच में सिंबल क्या लगेंगे, प्लस का लगा देते हैं, और देखिए 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कितना मिल गया, 2 प्लस आयोटा। कितना मिला, 2 प्लस आयोटा। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आइए बच्चों लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ध्यान दीजिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए जरा देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो मान लेते हैं कि माना दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू मान लीजिए बच्चों x प्लस आई वाई। क्लियर है बच्चों, x प्लस आई वाई। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं Z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है बच्चों। क्लियर है। अब हमको इनका मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2 फाइंड करना है। जरा ध्यान दे बच्चों, Z1 की वैल्यू x प्लस आयोटा y है और इंटू Z2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a प्लस आयोटा b। जैसे बच्चों हम लोग शुरू में मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, इस अब भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इनका इनमें फिर एक बार इनका इनमें करेंगे तो मल्टीप्लाई करते, जरा ध्यान दें इनका, तो ये हो जाएगा बच्चों ax। क्लियर है। इनका मल्टीप्लाई करा तो बच्चों कितना आ जाएगा, प्लस आयोटा bx मिलेगा बच्चों, फिर इनका मल्टीप्लाई करा तो आयोटा ay मिलेगा बच्चों, प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन करा तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दें, तो आयोटा स्क्वायर yb हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ रखा है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, -1। अब जरा ध्यान दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो इसकी वैल्यू जाएगी माइनस, तो ये मिलेगा कितना, ax प्लस आयोटा bx प्लस आयोटा ay माइनस yb हो जाएगा बच्चों। अब जरा ध्यान दें, इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो रियल पार्ट को एक साथ कर दीजिए तो ax माइनस by हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब प्लस आयोटा इसमें से कॉमन करा जाए तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दें, तो मिलेगा bx प्लस ay हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, bx प्लस ay हो जाएगा। तो ये जो डाटा निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकल के आया, मल्टीप्लीकेशन। अब जरा ध्यान दे बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आइए जरा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जरा ध्यान दे, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं, z इज इक्वल टू मान लीजिए 2 प्लस 3 आयोटा हो गया। क्लियर है बच्चों। और Z2 इज इक्वल टू मान लीजिए 2 प्लस आयोटा हो गया। तो हमको Z1 इंटू Z2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, Z1 इंटू Z2। अब जरा ध्यान दें आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल Z1 लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 कितना है बच्चों, तो 2 प्लस आयोटा है। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका मल्टीप्लाई करा तो 4, इनका मल्टीप्लाई इसमें करा तो 2 आयोटा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आयोटा, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये
3 1 जा 3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, इनको एक साथ कर देते हैं तो 4 - 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये 6 आयोटा 2 आयोटा मिलकर कितना आ जाएगा बच्चों 8 आयोटा। तो आंसर कितना आएगा 1 + 8 आयोटा। आइए जरा नेक्स्ट देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। Z1 की वैल्यू बच्चों 2 + आयोटा है और Z2 की वैल्यू 2 - आयोटा है। जरा ध्यान दे कि Z1 × Z2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2 + आयोटा × 2 - आयोटा। अब जरा ध्यान दे बच्चों कि ये क्या है a + b a - b, तो क्या लिख सकते हैं इसको a² - b²। तो a² की वैल्यू कितनी है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस b कितना है बच्चों, तो आयोटा का स्क्वायर कर देंगे। जरा ध्यान दे 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 - 1 कितना आ जाएगा +1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 5 मिलेगा। क्लियर है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि समृद्ध संख्याओं का गुणनफल किन किन नियमों का पालन करता है, जरा इसके बारे में जरा देखते हैं, जरा ध्यान दें। तो फर्स्ट नियम बच्चों संवरक नियम। संवरक नियम क्या होता है कि किन्हीं दो, जैसे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, Z1 हो गया, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया Z2 अगर है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें यानी Z1 × Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो भी निकल के आएगा वो भी हमारा क्या होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है बच्चों, वो भी एक क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी दो समृद्ध संख्याओं या 3 समृद्ध संख्याओं या कितने भी समृद्ध संख्याओं को अगर गुणनफल कर दिया जाए, गुणन कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में देखा जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। मतलब ये है बच्चों की जो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल है वो संवरक नियम का पालन करता है। आइए देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड हम लोग का है क्रम विनिमय का नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ। जरा ध्यान दे बच्चों, इसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z1 हो गया, दूसरा क्या हो गया Z2 हो गया। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। तो बच्चों जरा ध्यान दे कि आप Z1 × Z2 कैलकुलेट करें या Z2 × Z1 कैलकुलेट करें, दोनों ही केस में डाटा जो होता है वो क्या होता है सेम होता है। इसका मतलब क्या है कि जो समृद्ध संख्या है वो समृद्ध संख्या का गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्लियर है बच्चों, ध्यान देंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब क्या है पहला Z1 दूसरा Z2 है, तो Z1 × Z2 कर लें और Z2 × Z1 कर लें, दोनों का डाटा ही क्या होगा सेम होगा। इसका मतलब ये है कि क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। आइए देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड हम लोग का है साचर नियम यानी एसोसिएटिव लॉ। अब जरा ध्यान दें इस केस में क्या है बच्चों, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों Z3 है, तो Z2 × Z3 आप कैलकुलेट कर लो। ये जो डाटा होगा बच्चों ये डाटा इक्वल होगा Z1 × Z2 इंटू किसके Z3 के। क्लियर है, तो ये जो अगर इस नियम का पालन करता है इसका मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे साचर नियम यानी एसोसिएटिव लॉ का होल्ड करता है। क्लियर है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है होल्ड करता है। क्लियर है। आइए जरा देखते हैं फोर्थ हम लोग का क्या है गुणात्मक तत्समक की विद्यमानता यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जरा ध्यान दे बच्चों, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, क्लियर है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z है। अब जरा ध्यान दे इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि फिर से यही Z मिल जाए। जरा ध्यान दे, इससे पहले हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था, अब की बार आप क्या बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो जरा ध्यान देकर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ढूंढना है, तो जरा ध्यान दे बच्चों इस सिचुएशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो ऑलवेज कितना होता है 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 1 + 0 आयोटा। क्लियर है ना, तो इस सिचुएशन में हमारा कौन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कौन करेगा 1 करेगा। यानी अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा जाए तो उस सिचुएशन में आप बोलेंगे कितना होगा सर 1 होगा। क्लियर है ना, यानी Z × 1 की कर लीजिए, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं बच्चों माना कि Z = A + आयोटा B है बच्चों, और हमारे पास जो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है। इसका मतलब क्या है कि Z × 1 = what A + आयोटा B इंटू वाट बच्चों 1 + 0 आयोटा। क्लियर है ना, अब मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो फिर से क्या मिलेगा 1 A + आयोटा B, और ये किसके बराबर है बच्चों Z के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो और उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा जाए तो उस सिचुएशन में आप हमेशा क्या बोलेंगे 1। क्लियर है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आइए बच्चों देखते हैं समृद्ध संख्याओं का गुणनफल और किन किन नियमों का पालन करता है, जरा ध्यान दें। इसमें बच्चों फिफ्थ है हम लोग का गुणात्मक प्रतिलोम की विद्यमानता यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जरा ध्यान दे बच्चों कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, क्लियर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा यानी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। जरा ध्यान दे, यानी अब जरा ध्यान दे बच्चों आइडेंटिटी क्या हुआ करता था मल्टीप्लिकेशन के केस में, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी हमारा 1 होता है, इससे पहले हमने देखा था। तो उस सिचुएशन में बताएं इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हमको फिर से 1 मिल जाए, तो आप कहेंगे सर 1/Z से मल्टीप्लाई कर दो आप। क्लियर है ना, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर यानी आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दें कि 1/Z को
कैसे समझते हैं जरा ध्यान दीजिए। जो माना हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि z इज इक्वल टू वो a प्लस आयोटा बी है। क्लियर है बच्चों, a प्लस आयोटा बी। अब जरा ध्यान दे, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमको ढूंढना है। क्लियर है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जरा ध्यान दे बच्चों, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है 1 अपॉन z। इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी। अब जरा ध्यान दे बच्चों, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर समथिंग 1 अपॉन समथिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संयुग्मी। संयुग्मी। जरा ध्यान दे बच्चों कि अगर मान लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है तो इसका संयुग्मी कितना होगा बच्चों। अगर इसका संयुग्मी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, z बार से दिखाते हैं, इसका संयुग्मी कितना होगा a माइनस आयोटा बी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सिंबल बीच में प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सिमिलरली इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए माइनस आयोटा बी। क्लियर है बच्चों, इनको सिंप्लीफाई जब करिएगा तो ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव भी हो जाएगा बी स्क्वायर। इनको सिंप्लीफाई करें तो बच्चों हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में सिंबल है माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस आयोटा सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, जरा ध्यान दें, ये जो डाटा निकल के आया है, ये जो डाटा निकल के आया है इस दिए गए यानी z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का क्या है बच्चों, इनवर्स है। क्या है, इनवर्स। यानी कहने का मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कहने का मतलब इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चों तो आप हर एक केस में देखेंगे कि उस सिचुएशन में डाटा जो होगा वो हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर है, तो फिर से जरा ध्यान दे बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम की विद्यमानता में यानी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है कि z इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी z अगर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 1 अपॉन z, जो कहाँ हमको भेजेगा आइडेंटिटी पे। और कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में हम लोग हैं तो उस समय आइडेंटिटी का काम कौन करता है, 1 करता है। जरा ध्यान दे बच्चों, 1 अपॉन z का मतलब z की पावर -1। अब जरा ध्यान दीजिए, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि अगर z इज इक्वल टू हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो 1 अपॉन z होगा। और 1 अपॉन z को लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b। अब जरा ध्यान दे बच्चों, अगर कोई सा भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो 1 अपॉन समथिंग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है तो उसके संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे बच्चों, संयुग्मी से। क्लियर बच्चों, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ये संयुग्मी क्या होता है। तो संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए प्लस आयोटा बी डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस आयोटा बी। और इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। और इनको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग डिवाइड करिए, ये जो डाटा आया वो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी जेड का क्या कहलाएगा बच्चों, इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइए देखते हैं हम लोग का सेकंड 6 क्या है। आइए बच्चों 6 देख लेते हैं। 6 क्या है, वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ। जरा ध्यान दे बच्चों, हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला z1 है, दूसरा z2 है और तीसरा जो है वो बच्चों z3 है। क्या है, z1 z2 और z3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला यानी कहने का मतलब वितरण नियम क्या है, जरा ध्यान दे कि z1 इंटू z2 प्लस z3। क्लियर है बच्चों, z1 इंटू z2 प्लस z3 इज इक्वल टू होगा बच्चों z1 इंटू z2 प्लस z1 इंटू z3 के। क्लियर है, ये जो ला है इसी को बोलते हैं बच्चों वितरण नियम। क्या बोलते हैं, वितरण नियम, या इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ला। जरा ध्यान दीजिए, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर से सुने बच्चे, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन एक बार इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक बार इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका मतलब इसी को बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव ला। यानी 2-3 कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से हैं तो अगर इस नियम का पालन करते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नियम। क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसका ध्यान रखेंगे बच्चों। क्लियर है ना। आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जरा ध्यान दे कि 2 समृद्ध संख्याओं का भाग यानी डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। जरा ध्यान दे बच्चों, मान लेते हैं पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चों, z2 है। साथ साथ ये भी कंडीशन है क्या कि z2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0। तो z1 बाई z2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा। आइए जरा इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जरा ध्यान दे, एग्जांपल जरा ध्यान दे कि मान लेते हैं पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है। क्लियर है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इज इक्वल टू 2 - 4 आयोटा है। क्लियर है बच्चों, 2 - 4 आयोटा है। तो आपको फाइंड करना है सर z1 अपॉन z2 की वैल्यू। क्लियर है बच्चों, जरा ध्यान देंगे आप बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा कि z1 अपॉन z2 की वैल्यू क्या होगी। तो z1 की वैल्यू आप लिख लें कितना है, 2 + 3 आयोटा, और z2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 अपॉन 2 - 4 आयोटा। क्लियर है बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा
कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इनको छोड़ दीजिए और इनके कंजुगेट को पकड़ लीजिए। कंजुगेट को मतलब संयुग्मी को, यानी 2 + 3 आयोटा हो जाएगा बच्चों ये, और इनका कंजुगेट का मतलब कितना 1/2 - 4 आयोटा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा 2 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 4 आयोटा। क्लियर है बच्चों, 2 + 4 आयोटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इनको सिंप्लीफाई करते तो कितना आ जाएगा 2 + 3 आयोटा। क्लियर है ना। सिमिलरली इस तरीके से इनको देखिए, ये हो जाएगा a - b a + b, यानी a² + b², तो ये वैल्यू हो जाएगा 4। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर करिएगा तो i² की वैल्यू माइनस होती है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो प्लस कितना मिल जाएगा ये बच्चों 16, और इनको सॉल्व करा तो मिल जाएगा 2 + 4 आयोटा। क्लियर है बच्चों। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं a + b a - b, a² - b² और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इसका यूज कर देंगे इसमें, बाकी सॉल्व कर लेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 20, इसको लिखते हैं 1/20 कर दीजिए। इनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बच्चों, जरा ध्यान दें, तो 2 2 कितना आ जाएगा बच्चों 4, इनका मल्टीप्लाई किया तो 8 आयोटा हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई किया तो बच्चों माइनस हो जाएगा 12। क्लियर है, क्योंकि आयोटा मिलके हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और 4 3 कितना आ जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। बाकी सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी 1/, हो जाएगा 20, और इनको सॉल्व करें तो हो जाएगा 8 और ये -12, तो कितना मिलेगा -8 बच्चों। क्लियर है ना, सॉरी 4 - 12 तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अब जरा ध्यान दें, इनको ऐड करें तो 8 और 6 कितना आ जाएगा 14 आयोटा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये जो डाटा आया वो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवीजन करने का प्रोसीजर है। जरा ध्यान दें बच्चों, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवीजन करने का मतलब क्या है, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ देंगे, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और डिवीजन में एक हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा जिसको बाहर कर लेंगे। बाकी इनका मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो ये कितना आ गया -8 और फिर +14 आयोटा। क्लियर है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन निकालने का क्या हो गया बच्चों प्रोसीजर हो गया। क्लियर है ना। आप ऐसे कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ले सकते हैं और उनका डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखेंगे। एक चीज और जरा ध्यान दें बच्चों, जहाँ पे किन्हीं बच्चों को अगर दिक्कत हो रहा है कि कंजुगेट कैसे लेते हैं, जरा ध्यान दें बच्चों, हमने फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + आयोटा भी है बच्चों, तो बस कुछ नहीं करना है आपको। अगर इसका कंजुगेट यानी जेड बार चाहिए तो a जो सिंबल यहाँ नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव कर देंगे, तो माइनस आयोटा भी हो जाएगा। क्लियर है ना। आप चाहे तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, z = a - आयोटा भी अगर है तो इसका कंजुगेट कितना होगा, यानी z1 बार कितना होगा बच्चों, तो a + आयोटा भी, सॉरी हाँ a + आयोटा भी हो जाएगा। क्लियर है, इसका ध्यान रखेंगे। कंजुगेट में अगर दिक्कत होगा तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे सिंबल होगा बच्चों उसमें उसका सिंबल चेंज करेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेंगे। क्लियर है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो जितना भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा रखा है इस टॉपिक पे बेस कुछ क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।